स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज के दर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो होगा समाज के ऊपर। समाज के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है और उन दोनों वीडियो को अगर आपने देखा नहीं है तो सजेशन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समाज के आखिरी भेदों के बारे में। तो आखिरी कौन कौन से भेद हैं समाज के आखिरी भेदों में से है द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन तीनों भेदों के बारे में विस्तार से आलोचना करेंगे हम लोग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी जाकर आपको इस विषय पर पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना वक्त गवाए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी द्विगु समास में हमें नंबर यानी संख्या के बारे में ज्ञात पड़ता है, ठीक है। संख्या के बारे में जब बताया जाता है किसी भी समास में तब वो द्विगु समास कहलाएगा। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दे दूं। त्रिभुज, तो त्रिभुज में हमें पता है कि त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं का समूह। तो यहाँ पर 3 है, 3 जो एक संख्या है, नंबर है, इसीलिए ये द्विगु समास हो जाएगा। उसी तरीके से और एक एग्जाम्पल देखिए, नवरात्रि। तो नवरात्रि का मतलब हो गया 9 रात्रियों का समाहार। तो यहाँ पे भी आपको 9 यानी 9 नंबर संख्या के बारे में पता चल रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा द्विगु समास का। तो इसका मतलब है जिस समास में हमें नंबर यानी संख्या के बारे में बोध होता है वही समास जो है द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अभी जानते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर दोनों पदों की अहमियत बराबर सी दिखाई देती है, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की अहमियत बराबर से दिखाई देती है और इसी वजह से इन दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, जिससे कि ये दर्शाया जा सके कि यहाँ पर दोनों पदों का अहमियत बराबर सा है। तो चलिए अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसके ज़रिए हम इसके विषय में विस्तार से जानेंगे। तो जैसे कि जीवन मरण, तो जीवन मरण के बीच आप देख सकते हैं योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर जीवन और मरण दोनों पदों की अहमियत बराबर सी है। तो जीवन मरण यानी जीवन और मरण, तो यहाँ पर दोनों पदों की अहमियत बराबर सी दिखाई देती है। उसी तरीके से राधा कृष्ण के बीच भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर राधा और कृष्ण दोनों पदों की अहमियत बराबर सी दिखाई देती है। तो यहाँ पर राधा कृष्ण का मतलब हो गया राधा और कृष्ण। तो इन उदाहरणों के सहारे हम आराम से द्वंद्व समास की पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए अभी बात करते हैं हम बहुव्रीहि समास के बारे में। तो जिस सामसिक पद में कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास से निर्मित शब्द विशेषण का कार्य करता है। इसका मतलब है जिस समास में पहले दूसरे पदों को छोड़कर तीसरे पद की अहमियत ज़्यादा दिखाई देती है वही जो है बहुव्रीहि समास कहलाती है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे दूं जिसके तहत आप इस विषय पर और आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि दशानन, ठीक है, दशानन। तो जब हम लोग दशानन कहते हैं तो दशानन कहने से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर किसी के 10 सिर हैं। 10 है आनंद जिसके, इसका मतलब दशानन का मतलब है 10 है आनंद जिसके, मतलब यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के 10 सिर हैं। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसके 10 सिर हैं? रावण ही वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 10 सिर हैं। तो यहाँ पर रावण जो है सीन में था ही नहीं, रावण का एंट्री अचानक हुआ है।
तो दशानन कहते ही हमारे दिलो दिमाग पर यही ख्याल आता है कि यहाँ पर रावण की तुलना की गई है या फिर रावण के बारे में बताया गया है। तो जब इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको नज़र आ जाएंगे जहाँ पर तीसरा पद जो है अचानक से उभर आते हैं, तब वैसे सामसिक पदों को हम लोग बहुब्री समास के अंदर ले आ सकते हैं। ठीक है। और एक एग्जाम्पल जैसे कि तिरंगा। तिरंगा के मतलब क्या होता है? तिरंगा का मतलब होता है तीन है रंग जिसमें। लेकिन जब हम लोग तिरंगा कहते हैं तब हमारे मन में एक ही छवि प्रज्वलित होती है और वो है हमारा राष्ट्र ध्वज। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा राष्ट्र ध्वज जो है ये तीसरा पद है और इसीलिए यह उदाहरण भी बहुब्री समास के अंतर्गत ही आएगा। बच्चों, मैंने कुछ दिन पहले साइंस रिलेटेड एक क्विज़ लिया था आपकी कक्षा के और उसका रिज़ल्ट मैंने पब्लिश किया नहीं था। तो आज की इस वीडियो में मैं उन टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स का नाम पब्लिश करने जा रहा हूं जिन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया उस क्विज़ में। उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं अर्नब बोल को, जिनको 100 में से 100 पॉइंट्स मिले हैं। सारे के सारे जवाब उनके सही रहे। दूसरे पोजीशन में रहे 85 पॉइंट्स के साथ केशव भट्टाचार्य और तीसरे पोजीशन पर रहे प्रत्युष मुखर्जी 60 पॉइंट्स के साथ। तो मैं इन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं क्योंकि आपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया, खासकर अर्नब बोल को जिनका ए बी जवाब गलत नहीं था, सारे के सारे जवाब उनके सही रहे। तो ए बिग थम्स अप फॉर यू। आपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया और अगले आने वाले क्विज़ में आप लोग किसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। आप अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिएगा जिससे कि मेरा चैनल जो है और आगे बढ़ सके और आपको इससे भी प्रभाव मिल सके। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी दुविधा है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर सवाल कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवालों के जवाब को सही ढंग से देने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही।